तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, आपके लिए मैंने ये सीरीज़ चालू की थी जिसमें आपको ईडीएम और वन वर्ड जो है मैं प्रोवाइड कराता रहूँगा पर डे 50, और जिसकी सीरीज़ के मैंने आज आगे भी बढ़ाया। कल तो आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बट आज जो है उस सीरीज़ में आप लोगों ने बताइए अभी तक कुछ भी प्यार नहीं दिया, आप लोग आए ही नहीं। मतलब इतने कम लोग देख रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं कि ये जो पेपर आज वाला आप पेपर करेंगे तो आज वाले पेपर में आपको ये पता चल जाएगा कि हम लोग जो है अगर वन वर्ड और ईडियम्स कर रहे हैं तो वो इतने आसान नहीं होने वाले हैं। पेपर में आपको 100% इस तरीके के देखने को मिलेंगे। अगर आप अभी फोकस नहीं करते हैं तो दोस्तों आप पिछड़ जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दोस्तों देखिए, मैं ये गलत नहीं कह रहा हूँ, ये बहुत से बच्चों के साथ अभी तक ऐसा हो चुका है, इसलिए मैं आपको जो है अभी आगाह कर रहा हूँ कि आप लोग ऐसे थोड़ा सा सतर्क हो जाइए और जो चीज़ें हैं उनको फोकस कर लीजिए। देखिए, आपको कम से कम नहीं तो 25 क्वेश्चन में 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे मिलने वाले हैं जो सिर्फ वोकैब पे होंगे। अगर आप वोकैब नहीं तैयार करते हैं तो आप पिछड़ जाएंगे। बाकी दोस्तों, आप वीडियो जब देखते हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लिया करें, और जितने भी नए लोग आते हो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। चलिए दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है? सामान्य जागरूकता। ठीक है, चलिए। तो देखिए 41 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। तो देखो, ये जो अस्पृश्यता का अंत होता है ये अनुच्छेद 17 में है। अनुच्छेद 17 किस में है? भाग 3 में है। भाग 3 में है क्या? इसमें 12 से लेकर 35 तक जो है मौलिक अधिकारों का उल्लेख लिखा है। इसी के अंतर्गत एक अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 17, जिसमें जो है अस्पृश्यता का अंत लिखा हुआ है, यानी कि अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत नहीं होगी। ठीक है, और उसके निषेध यानी कि उसको मतलब बंद भी करता है। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? बहुत सरल क्वेश्चन है कि बहलोल लोधी, फिरोज शाह तुगलक, खिज्र खान ने या सिकंदर लोधी ने। तो दोस्तों सिकंदर लोधी ने जो है इसकी स्थापना 1504 ईस्वी में की थी। ठीक है, कब की थी दोस्तों? 1504 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़िए। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? चलिए, अफ्रीका, एशिया, यूरोप या अमेरिका? तो दोस्तों देखिए, ये सहारा मरुस्थल जो है अमेरिका महाद्वीप में पड़ेगा। ठीक है, किस में पड़ेगा? अमेरिका महाद्वीप में। और यही सबसे जो है दुनिया का जो कह सकते हैं कि जो विश्व का जो सबसे गर्म मरुस्थल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म कब ग्रहण किया था? तो उसने जो है अशोक ने जब ये कलिंग का युद्ध हुआ था 261 बीसी में, उसके बाद जब उसने जो कलिंग के युद्ध पे जो विजय प्राप्त की थी और उसमें जो उसने नरसंहार और जो मारकूट वो सारी चीज़ें देखी थी, तो उससे क्षुब्ध हो गया था, उससे बहुत परेशान हो गया था। उसके बाद उसने जो है बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। तो कलिंग युद्ध के पश्चात जो है उसने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। चलिए फिर देखिए, दीन इलाही धर्म किसके द्वारा चलाया गया था? तो लिखा हुआ है शाहजहां, गुरु नानक देव, कबीर, अकबर। तो दीन इलाही धर्म जो था वो किसके द्वारा चलाया गया था? अकबर के द्वारा। ठीक है, कब चलाया गया था? तो 1582 में। अगर सन पूछा जाता है तो आप लोग यहाँ से याद कर लीजिएगा, 1582 में अकबर के द्वारा दीन इलाही धर्म चलाया गया था। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? चलिए, बिहू असम। आज की जो मैंने क्विज डाली हुई थी चैनल पे, तो वहाँ पे देखिए बिहू ही मैंने पूछा था, असम की होती है। ओणम कहाँ का है? ओणम आंध्र प्रदेश का कब से होने लगा भाई? ओणम तो केरल का होता है। ओणम कहाँ का है? ये दोस्तों केरल का है। ठीक है, तो यही गलत हो जाएगा। बाकी पोंगल तमिलनाडु बिल्कुल सही, बैसाखी पंजाब बिल्कुल सही। चलिए, लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? किसके सामने स्थित है? चलिए, तो टिग्रिस लिखा हुआ है, टेम्स लिखा हुआ है, टाइबर लिखा हुआ है और दानूब लिखा हुआ है। तो लंदन जो है, यानी कि लंदन कहाँ पड़ता है? वो यूके में है, यूनाइटेड किंगडम है, तथा ये जो है यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड की राजधानी है लंदन, और ये टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अब वो अक्षय कुमार की एक कहानी मूवी है जिसमें नमस्ते इंडिया, नमस्ते लंदन, हाँ नमस्ते लंदन है, जिसमें वो कहता भी है टेम्स यानी कि ये लंदन की गंगा कही जाती है। खैर टेम्स नदी बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरी है। चलिए 48 देखिए, अवमूल्यन का क्या अर्थ होता है? देखिए, स्थायी परिसंपत्तियों का मूल्य ह्रास, विदेशी मुद्रा के संदर्भ में मुद्रा में वृद्धि, मुद्रा के बाह्य मूल्य में कमी,
किसी अर्थव्यवस्था में अनिवार्यों के मूल्यांकन में गिरावट। तो दोस्तों जब भी अवमूल्यन होगा तो जो मुद्रा के बाहरी मूल्य होते हैं, बाह्य मूल्य मतलब बाह्य मूल्य जो होते हैं उसमें हमेशा कमी आ जाती है। एटीएम का अर्थ है, एटीएम की फुल फॉर्म पूछी गई है। क्या होती है एटीएम की फुल फॉर्म? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। जो फर्स्ट वाला ऑप्शन दे रखा है यही आपका सही हो जाएगा। चलिए 50 नंबर देखिए क्या लिखा है। यूएन यूएन और एन, यूएनएन लिखा हुआ है। अच्छा ये यूएन लिखा हुआ है दोस्तों, इन्होंने जो बीच में जो है मिसप्रिंट की वजह से ये दिक्कत हो रही थी। यूएनएन नहीं है, ये यूएन है। जनरल असेंबली के समक्ष हिंदी में भाषण देने वाला प्रथम भारतीय कौन था? अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसे हुए हैं जिन्होंने जो है यूएन में जाके वहाँ पे हिंदी में भाषण दिया था, और ये कौन थे दोस्तों? ये एपीजे अब्दुल कलाम जी थे। इनकी हिंदी इतनी ज़्यादा अच्छी थी तो इसलिए इन्होंने वहाँ पे जो है हिंदी में भाषण दिया था। कब दिया था? ये 4 अक्टूबर 1977 में। ठीक, 4 अक्टूबर 1997 में। और यही अटल बिहारी वाजपेयी हैं जिनके जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है? अच्छा, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट या पीट। तो किस में होता है? एंथ्रेसाइड में होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं, 52 नंबर देखते हैं। 52 नंबर में क्या लिखा हुआ है? सार्क का स्थायी सचिवालय कहाँ है? अच्छा भाई, चलिए सार्क का मतलब क्या होता है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन होता है। ठीक है, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो इंग्लिश में साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन करके कुछ होती है। वो साउथ एशियन एसोसिएशन ये तो याद है, आर से मुझे नहीं याद आ रहा क्या होता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। सार्क की जो स्थापना है, जो इसकी स्थापना और जो संगठन है, इसका जो मुख्यालय कहाँ हुआ है? तो चलिए कोलंबो में, काठमांडू में, नई दिल्ली में और इस्लामाबाद में। तो दोस्तों जो इसका सचिवालय है वो तो काठमांडू में हो जाएगा। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 8 दिसंबर और 1985 को हुई थी। कहाँ हुई थी? ढाका में हुई थी। ठीक है, और इसका जो सचिवालय, स्थायी सचिवालय था वो काठमांडू नेपाल में बनाया गया था। इसमें 8 देश शामिल होते हैं। कौन कौन से? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। चलिए संघीय सरकार में, जो संघीय सरकार होती है उसमें क्या होता है? समस्त शक्तियाँ केंद्र सरकार में निहित होती हैं। शक्तियाँ केंद्र तथा राज्यों के मध्य विभाजित रहती हैं। शक्तियाँ, सारी शक्तियाँ इकाइयों में निहित रहती हैं और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो संघीय सरकार होती है उसका मतलब होता है कि शक्तियाँ जो होती हैं वो केंद्र सरकार और राज्य, मतलब केंद्र और राज्य दो जगह पे विभाजित करके रखी जाती हैं। चलिए 54 नंबर देखिए। संसदीय प्रणाली में मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो जो संसदीय प्रणाली में मंत्रिमंडल जो है किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो दोस्तों देखिए, राष्ट्रपति के प्रति, व्यवस्थापिका के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति और न्यायपालिका के प्रति। तो देखो संसदीय प्रणाली के में मंत्रिमंडल जो है वह व्यवस्थापिका या कह सकते हैं विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। तो जो व्यवस्थापिका है वही विधायिका भी कह सकते हैं। और तथा जो मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री सामूहिक रूप से जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। जब सामूहिक रूप से पूछा जाएगा तो लोकसभा के प्रति। निम्नलिखित में कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? बढ़िया क्वेश्चन है। प्लूटो, बुध, पृथ्वी या शनि? तो ये जो आपका जो बुध होता है ये सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगा लेता है। चलिए 56 नंबर देखिए। कौन सा देश कच्चे जूट का सर्वाधिक उत्पादक देश है? कच्चे जूट की बात हो रही है तो म्यांमार, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो जो कच्चे जूट का जो सर्वाधिक उत्पादक देश है वो दोस्तों बांग्लादेश है। कौन सा है? बांग्लादेश है। अगर भारत की बात की जाएगी तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा।
चलिए 57 नंबर देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है। देखिए कुल साक्षरता दर पूछी जा रही है तो ये याद रखिएगा हमेशा कि अभी 2011 ही चल रहा है, मतलब 2011 की जनगणना ही चल रही है, क्योंकि ये जो 2022 में होनी थी लेकिन हो नहीं पाई थी कोरोना की वजह से, जो कि अब उसे फॉरवर्ड करके शायद 2023 के जून में स्टार्ट की जाएगी। तो जब तक आपके पास नए आंकड़े नहीं आते हैं तब तक आपको यही 2011 वाली ही माननी पड़ेगी। और 2011 की जनगणना के अनुसार 74.04% जो है वो साक्षरता, टोटल साक्षरता थी। चलिए 58 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसने दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में 10 मई 2022 को पदभार संभाला है। तो देखिए इनका नाम थोड़ा सा अटपटा है। देखिए योन सुक योल, ली जी, किम कुन ही, अच्छा जॉन कैरी। तो देखो जो ये योन सुक योल जो दे रखे हैं नंबर 1 पे, इन्होंने ही 10 मई 2022 को दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। चलिए फिर 59 नंबर देखिए, 59 नंबर में दे रखा है निम्नलिखित में से किस स्थान पर मई 2022 में 11.88 कैरेट का हीरा मिला है। अच्छा, लोथल गुजरात, रोपड़ पंजाब, पन्ना मध्य प्रदेश और सिनौली उत्तर प्रदेश। तो हीरे की खान कहाँ है, पन्ना मध्य प्रदेश में, तो सबसे ज़्यादा हीरे की खान वहीं है तो वहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए 60 नंबर देखिए, गिरिजा शंकर शर्मा का मई 2022 में निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था। तो साहित्य लेखन, पत्रकारिता, राजनीति या रंगमंच। तो ये जो जो गिरिजा शंकर शर्मा जो हैं ये साहित्य लेखन करते थे। क्या करते थे दोस्तों, ये साहित्य लेखन से जुड़े हुए थे। चलिए 68 देखिए, भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर नवंबर 2022 में कौन बनी। तो देखिए लॉन्स नायक मंजू, सिमोन नूराली, अभिलाषा बराक या भावना कंठ। तो जो ये पहली स्काई ड्राइवर बनी है ये लॉन्स नायक मंजू हैं। चलिए 62 नंबर देखिए, क्या लिखा हुआ, बिनिंग द इनर बैटल ब्रिंगिंग द वेस्ट वर्जन ऑफ यू टू क्रिकेट नामक पुस्तक किसने लिखी है। अच्छा इतनी बड़ी पुस्तक है, अनिल कुंबले, शेन वॉटसन, सुनील गावस्कर और बिल्बर स्मिथ। तो जो बिनिंग द इनर बैटल ब्रिंगिंग द वेस्ट वर्जन ऑफ यू टू क्रिकेट ये शेन वॉटसन की किताब है। ठीक है, ये शेन वॉटसन की किताब है। लेकिन अभी जो है शेन वॉर्न जो ऑस्ट्रेलिया के ही खिलाड़ी थे जिनका हार्ट अटैक पड़ने से शायद 50 या 51 साल की उम्र में उनका जो है निधन हो गया। बहुत ज़्यादा एज नहीं थी, कम ही एज में निधन हो गया। चलिए प्रख्यात गणितज्ञ आर.एल. कश्यप का 11 नवंबर 2022 को निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष पद्मश्री को से सम्मानित किया गया था। देखिए करंट के क्वेश्चन कितने दिए हैं इस वाले प्रैक्टिस सेट में। तो जो ये प्रख्यात गणितज्ञ आर.एल. कश्यप 11 नवंबर 2022 को निधन हो गया था, इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब सम्मानित किया गया था, 2010, 16, 2016, 2019, 2021। तो इनको 2021 में ही पद्मश्री से मिला था। चलिए निम्नलिखित में से किसे गांधी मेंडला पुरस्कार से 19 नवंबर 2022 को सम्मानित किया गया। गोपाल कृष्ण गांधी, श्री रविशंकर, दलाई लामा या कैलाश सत्यार्थी। तो जो गांधी मेंडला पुरस्कार जो था ये दलाई लामा को दिया गया है अभी। ठीक है, दलाई लामा को गांधी मेंडला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये जो था दलाई लामा को जो है सद्भावना, करुणा और प्रेम की सदियों पुरानी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए इनको इस चीज़ से सम्मानित किया गया था। चलिए 65 नंबर देखिए, 65 नंबर में क्या लिखा, अमेरिकी पत्रिका फॉर्चून ने व्यापार के क्षेत्र में 40 वर्ष से कम आयु के 10 प्रतिभाशाली यानी कि 40 की सूची नवंबर 2022 में जारी की। इस सूची में किस भारतवंशी को शामिल किया गया है। बाइजू रविंद्रन, कड़ब करिया, अंकित गुप्ता, वह क्या नाम है करिया। अगर आप नॉर्मल लाइफ में किसी से ये कह दें कि करिया तो वो बहुत नाराज़ हो जाएगा। ठीक है, तो जो 40 वर्ष से कम आयु के जो 40 प्रतिभाशाली लोगों की सूची बनाई गई है उसमें तो कड़ब करिया और अंकित गुप्ता दोनों लोगों को शामिल किया गया है। तो यहाँ पे ये थर्ड वाला ऑप्शन यानी कि 2 और 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए फिर यहाँ पे अंग्रेजी भाषा एवं अपठित बोध यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन दे रखा है। ठीक है, चलिए तो इसको देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इन क्वेश्चन नंबर 66 सेंटेंस इज गिवन विद ब्लैंक विद द फील्ड टू बी फिल्ड इन एन अप्रोप्रिएट वर्ड, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव। अच्छा भाई, देखा एज द न्यूज ऑफ द नेचुरल
स्प्रेड ऑफर्स ऑफ रिलीफ पोर्ड इन क्या माइजरी मिसफॉर्चून क्लैमिटी कोलैप्स। तो एज द न्यूज़ ऑफ नेचुरल क्लैमिटी, यहाँ पे क्लैमिटी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, इन क्वेश्चन नंबर 67 आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। क्या दे रखा है ये? कल्यूमिनेट कल्यूमिनिएट दे रखा है, कल्यूमिनेट दे रखा है। तो कल्यूमिनेट का मतलब क्या होता है? कलंक लगाना होता है दोस्तों। क्या होता है? कलंक लगाना। ठीक, ऐसे ही अप्रूव, अप्रूव का मतलब क्या होता है? मंजूर होता है। और सिलेंडर, सिलेंडर का मतलब क्या होता है? स्लैंडर लिखा हुआ है, स्लैंडर का मतलब होता है बदनामी। ठीक, वार्न, वार्न का मतलब होता है चेतावनी। फिर डिले, डिले का मतलब क्या होता है? विलंब होता है। ठीक है, विच बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग इन द गिवन वर्ड, 4 अल्टरनेट चूज द। अच्छा, सिनोनियम बताना है तो कलंक लगाना। अब कलंक लगाना मतलब एक तरीके से क्या होता है? बदनामी करना होता है। तो इसीलिए जो स्लैंडर लिखा हुआ है इसका भी मतलब बदनामी करना होता है। तो यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल एग्जैक्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इन द क्वेश्चन नंबर 68 चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। अच्छा, अब अपोजिट बताना है। चलिए भाई, अब 68 नंबर देखिए, अपोजिट क्या हो जाएगा? फॉरेनर, फॉरेनर का मतलब होता है विदेशी। ठीक है, फॉरेनर का मतलब क्या होता है? परदेसी या विदेशी। ठीक, परदेसी भी लिख सकते हैं इसको। फिर नेशनल, नेशनल मतलब होता है राष्ट्रीय। स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर मतलब क्या होता है? जो अजनबी होता है। फिर नेटिव मतलब देसी, और एलियन मतलब परदेसी या विदेशी। तो दोस्तों यहाँ पे जो उसका हमको क्या चाहिए था? अपोजिट चाहिए था। तो विदेशी परदेसी होगा, उसका जो अपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा नेटिव। नेटिव मतलब होता है जो ये कह सकते हैं देसी, जो जहाँ का रहने वाला होता है वहाँ का। चलिए, 69 70 में देखिए क्या लिखा हुआ है? चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ इडियम एंड फेज। अच्छा, इट इज़ हार्ड टू स्ट्राइक अ बार्गेन विद अ वुमेन। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो स्ट्राइक अ बार्गेन लिखा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब होता है टू रीच एन एग्रीमेंट और मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विद समवन। इसका मतलब होता है कि जैसे किसी एग्रीमेंट पे पहुंचना या एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना। तो इसीलिए इसका जो यहाँ पे एंड ईडियम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि मतलब फाइनलाइज अ डील, डील को फाइनलाइज करना, ये हो जाएगा। चलिए 70 नंबर देखिए, ही टुक हिज फादर्स एडवाइस टू हर्ट। ही टुक हिज फादर्स एडवाइस टू हर्ट, यानी मतलब अपने दिल में ले ली। तो इसका मतलब हो जाएगा क्या? सीरियसली ले ली, क्योंकि उसने अपने पिताजी की जो एडवाइस थी उसको सीरियसली ले लिया, इसीलिए उसने दिल पर ले ली। ये इसका मतलब होता है टू हर्ट मतलब दिल पर। तो क्या हो जाएगा? कैजुअली मतलब ऐसे ही साधारण सा, या पेशेंटली मतलब बहुत ही सावधानी पूर्वक, और सीरियसली मतलब बहुत ही सीरियस, क्वाइटली मतलब ऐसे ही नॉर्मल तरीके से। तो यहाँ पे उसने क्या ले लिया था? उसने सीरियसली हो जाएगा। चलिए 71 देखिए, द फॉलोइंग sentence has been split into 4 segments. Identify the segment that contains a grammatical error. The police arrested 2 young men, but neither of them were responsible for the robbery. अब देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पे जब नाइदर आया है तो यहाँ पे जो है वर आ ही नहीं सकता। यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म आती है हमेशा, नाइदर और नार के साथ हमेशा सिंगुलर फॉर्म आएगी। तो दोस्तों यहाँ पे क्या गलत हो जाएगा? नाइदर ऑफ देम, नाइदर का मतलब जो होता है ये पहले वाले सेंटेंस के साथ में, ठीक है, जो पहला वाला सब्जेक्ट होता है ये उसके साथ में जाता है। तो नाइदर ऑफ देम वाज हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, वर नहीं होगा, वाज हो जाएगा। चलिए फिर 72 और 73 देखिए, 72 और 73 में क्या है? अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज अंडरलाइन, ब्लो आर गिवन अल्टरनेटिव्स टू द अंडरलाइन पार्ट विच में इम्प्रूव द सेंटेंस, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव।
ही केप्ट अस ऑल इन सस्पेंशन रिगार्डिंग हिज फ्यूचर प्लान्स। तो देखो सस्पेंशन, अच्छा दोस्तों देखो सस्पेंशन मतलब होता है किसी को किसी के पद से हटाना होता है। ही केप्ट अस ऑल इन तो सस्पेंशन मतलब अपने पद से हटाना, रिगार्डिंग हिज फ्यूचर प्लान्स, वो अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में उनको संशय में रखना चाहता था। तो संशय का मतलब होता है सस्पेंस। सस्पेंस जो होता है वो होता है संशय में। सस्पेंशन मतलब किसी को उसके पद से हटाना होता है, तो यहाँ पे सस्पेंस सही हो जाएगा। चलिए फिर क्या लिखा हुआ है, 73 लिखा हुआ है आई गेव हिम द लिटिल मनी दैट आई कुड स्प्रेड देन। देखिए द लिटिल तो इसका मतलब है बहुत बहुत थोड़ी सी मात्रा, लेकिन यहाँ पे इसकी जगह क्या होना चाहिए, आई गेव हिम आ लिटिल मनी। आ लिटिल यहाँ पे सही होता मनी दैट आई कुड स्प्रेड देन, जो मतलब मैं उसको दे सकता था वो मैंने दे दी, जो कि मतलब जितनी भी थी मेरे पास जो उसे देने लायक थी, जो मेरे पास थी देने लायक, वो मैंने सब दे दी। तो आ लिटिल यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए फिर 74 नंबर देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ब्लो। चलिए गिवन वर्ड्स, वन हु प्रिटेंड्स टू वॉट ही इज नॉट। अच्छा मतलब जो वो ऐसा दिखाता है जैसा वो है नहीं तो उसके लिए क्या आता है, देखिए ऑप्टिमिस्ट लिखा हुआ है। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी। दोस्तों देखिए काफ़ी टाइम से मुझे ये फीवर जो कोल्ड चल रहा है ये ठीक ही नहीं हो रहा है, और इसकी वजह से ये गले में खराश और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। इसी की वजह से मैं अभी कुछ दिन काफ़ी टाइम से ये परेशान चल रहा हूँ। होली के टाइम से लगभग 1 महीना होने आ गया है, तब से मैं इस चीज़ से परेशान हूँ, और इसी की वजह से मेरी ये खांसी भी नहीं ठीक हो पा रही, तो समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। चलिए ऑप्टिमिस्ट क्या होता है, आशावादी। फैनेटिक, जो फैनेटिक होता है ये क्या होते हैं, ये बहुत कट्टर होते हैं, इनको कट्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कट्टर। ठीक। स्टोइक, स्टोइक का मतलब होता है उदासीन। जिनको उदासीन का मतलब नहीं पता है मैं बताता हूँ। उदासीन वो होते हैं जिनको ना तो दर्द हो ना ही उनको खुशी मिले, मतलब ना ही उनको किसी तरीके की कोई भी, जैसे आप उनको काटिए उनको कोई पता ही नहीं चलता ये दर्द है, और ना ही उनको ये पता चलता है कि यहाँ पे हंसना है कि रोना है, तो वो लोग होते हैं उदासीन। फिर हाइपोक्राइट ये जो हाइपोक्राइट लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है, हाइपोक्राइट का मतलब होता है पाखंडी। पाखंडी, ये पाखंडी लोग ही जो है जो होते हैं वो दिखाते नहीं। ये दिन भर तो आपसे मांगेंगे कि अरे भैया हमारे पास खाने को नहीं है, या भगवान के नाम पे दे दीजिए, इस तरीके से। और लास्ट में क्या करते हैं, फिर यही लोग जाके क्या करते हैं, शाम को दारू पीना, नॉनवेज खाना, ये सारी चीज़ें। और इन्हीं की वजह से लोग जो है पूरे मतलब समाज को गलत मानते हैं कि अरे ये लोग जब इस तरीके से कर रहे हैं तो इसका मतलब सारा का सारे लोग ऐसे होंगे। दोस्त ऐसा नहीं होता है। हर धर्म में और हर जगह पे क्या होता है कि सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से पैटर्न पे चलती हैं, और सारे देखिए धर्म अच्छे हैं और सभी लोग अच्छे हैं। तो ना तो कोई जाति होती है ना ही कोई धर्म होता है, सब एक समान होते हैं। सभी को भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, 2 कान दिए, 1 नाक, 2 आँखें, 1 मुँह, सबको दिया है। बट क्या है ना कि यहाँ पे चीज़ों को डिवाइड करके रखा गया है, और वो अब आज के टाइम में धीरे धीरे पढ़ा लिखा समाज उसको बिल्कुल हटाए दे रहा है। वो नहीं मानता है ना तो जाति धर्म, किसी चीज़ को नहीं मानता। चलिए 75 नंबर देखिए, लॉस ऑफ मेमोरी कि मतलब अपनी जो मेमोरी होती है उसको खो जाना। उसको खो जाना क्या आता है, ये एम्ब्रोसिया लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है अमृत, सुधा। ठीक है, फिर अमृत या सुधा। फिर एमनीसिया, एमनीसिया का मतलब होता है भूलने की बीमारी। फिर इनसोम्निया लिखा हुआ, इसका मतलब होता है अनिद्रा, यानी कि जिसको नींद नहीं आती है। फिर फॉरगेटिंग का मतलब होता है भूलना या भूल। ठीक, तो लॉस ऑफ मेमोरी एमनीसिया होता है, जिसको भूलने की बीमारी होती है, उसे याद ही नहीं रहता कि वो क्या है क्या नहीं है, कि उसने क्या किया क्या नहीं किया। चलिए 76, टू स्ट्रगल हेल्पलेसली है, मतलब जो जहाँ पे कोई ऐसा स्ट्रगल, जहाँ पे ऐसा संघर्ष जिसमें कोई हेल्प की उम्मीद ही ना हो। ठीक है, तो देखिए 76 में क्या हो जाएगा, लिखा हुआ है फ्लंडर। फ्लंडर का मतलब होता है दोस्तों अशुद्धि। फिर फाउंडर, फाउंडर का मतलब तो आपको पता ही है क्या होता है, संस्थापक। फंबल, फंबल का मतलब होता है टटोलना।
ठीक। फिर फिंगर, फिंगर का मतलब तो आपको उंगली पता है। तो स्ट्रगल हेल्पलेसली, इसका मतलब हो जाता है फ्लॉन्डर, फ्लॉन्डर का मतलब होता है अशुद्धि, ठीक है। इसी में जब अशुद्धि होगी तो आप उसमें स्ट्रगल करते रहेंगे, वो आपको चीज़ें ढूंढने से नहीं मिलती हैं जल्दी। चलिए, इन दी फॉलोइंग 2 क्वेश्चंस फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। साइकोलॉजी लिखा हुआ है, सभी में साइकोलॉजी की ही स्पेलिंग लिखी हुई है, बस हमको वो बताना है। ये याद रखिएगा, जो साइकोलॉजी की स्पेलिंग होती है इसमें पी साइलेंट होता है, ठीक है। तो PSYCHOLOGY साइकोलॉजी, यहाँ पे ये सही हो जाएगी पहली वाली। चलिए 78 नंबर देखिए, 78 में लिखा हुआ है ब्लिसफुल, सभी में लिखा हुआ है ब्लिसफुल, ठीक है। इसका मतलब होता है आनंदमय। क्या होता है दोस्तों? आनंदमय होता है। और ये याद रखिएगा कि जो ब्लिसफुल होती है उसमें BLISS तो बनता है, लेकिन लास्ट में LL नहीं बनता है, तो BLISSFUL होता है। इसका मतलब होता है आनंदमय। चलिए फिर देखिए, यहाँ पे आपको ये पैराग्राफ दे रखा है दोस्तों, इसमें एक और पैराग्राफ है। अगर देखिए, अब हम लोग यहाँ पे पूरा पैराग्राफ पढ़ के, और जैसे नॉर्मली रोज़ हम लोग करते हैं, अगर वैसे ही करेंगे तो फिर देखिए यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें जो हैं फंस जाएंगी। तो इसलिए दोस्तों हम लोग जो है यहाँ पे ये पूरा जो है नहीं पढ़ेंगे और नॉर्मल करेंगे, क्योंकि देखिए वीडियो छोटा रहे तो देखने में आसानी रहती है। चलिए, द जॉइंट फैमिली गेव वे टू द न्यूक्लियर फैमिली डिस्पाइट द that if offers children feel lonely and frustrated leading in psychiatrist problem pressure, and a cross section of children were interviewed and they matter of factually problems at the same time inadvertently showing the way to plausible solution. Tell your children about your work young as they are they where you have been all day. Explain to them mummy has a teaching job, she teach little children to read and write, or daddy work in factory, the factory make scooters। अच्छा, एक फैमिली की कहानी है। अच्छा चलिए, कोई नहीं। द जॉइंट फैमिली गेव वे टू द न्यूक्लियर फैमिली डिस्पाइट दैट इज ऑफर्स। तो देखिए, न्यूक्लियर ऑफ जो जॉइंट फैमिली, इनमें दोनों में बस प्राइवेसी का खेल होता है, ठीक है। तो जो जॉइंट फैमिली होती है वहाँ पे थोड़ी प्राइवेसी कम मिल पाती है, क्योंकि आप जहाँ मान लीजिए पढ़ना भी चाहते हैं अकेले रह के कमरे में, तो कब आपके कमरे में कभी भी कोई आ जाएगा, कभी कुछ देने के लिए, कभी कुछ लेने के लिए, तो ये सब प्राइवेसी का खेल होता है। तो यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन में आपको देखिए यहाँ पे प्राइवेसी दिया हो, तो यहाँ पे क्या भर लेंगे? प्राइवेसी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, दैट इट ऑफर चिल्ड्रन फील, क्या फील करते हैं वो? लोनली फील कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो कहीं से हट रहे होंगे। फिर देखिए, निगलेक्टेड, अवॉइडेड, डिसग्रेडेड और सिगरेटेड। तो देखिए, जब वो निगलेक्टेड हो जाएंगे, ठीक है, देखिए होता तो अवॉइड मतलब भी साइड करना होता है, लेकिन अवॉइड मतलब किसी को देख के उसको हटना होता है, लेकिन निगलेक्टेड मतलब उसको बिल्कुल किनारे कर देना होता है। तभी वो लोनली एंड फ्रस्ट्रेटेड लीड टू साइकेट्रिस्ट प्रॉब्लम, तब वो साइकेट्रिस्ट प्रॉब्लम, प्रेशर के साथ साथ में और क्या उनको मिलता है? उसके साथ में उनको कॉम्प्लेक्सिटी मिल जाएगी। हाँ, ये कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाएंगी, ठीक है, कि ये अच्छा है और मैं अच्छा नहीं हूँ। ये कॉम्प्लेक्सिटी तभी होती है जब बच्चे रह रहे होते हैं और 2-3 लोग हों, उसमें किसी एक को ज़्यादा प्यार मिले, एक को नहीं मिलता है, तब ये आती हैं। फिर 84 की तरफ चलते हैं। अ क्रॉस सेक्शन ऑफ चिल्ड्रन वर इंटरव्यूड एंड दे मैटर ऑफ फैक्चुअली प्रॉब्लम। किस तरीके की प्रॉब्लम? अच्छा, मार्क, डिक्लेयर्ड, पिन पॉइंटेड एंड डिजिग्नेटेड। तो दोस्तों वो पिन पॉइंटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो इस तरीके की आ जाती हैं। पिन पॉइंटेड प्रॉब्लम्स आर द सेम टाइम inadvertently showing the way of plausible solution. Tell your children about your work young as they are they क्या? जब वंडर, अमेज, फील, एस्टिमेट, तो वो क्या हो गए? वंडर जो है दे वंडर विद वेयर यू हैव बीन ऑल डे। तो ये यहाँ पे आपको इस तरीके से मिल जाएगा। चलिए फिर देखिए, यहाँ पे जो है ये हम लोगों को पैसेज दे रखा है, इसको पढ़ना है और आगे के आंसर देने हैं। तो जल्दी से फटाफट इसको देखिए, पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? शी वॉज वेरी
inventive. I mean, my mother and was so often full of new ideas and had a particular uh, philosophy of life. Some of her ideas were particularly wild, other were so simple and sensible. While translating them into action, she was thoroughly autocratic. She believes that children should lead a simple life, no indulgence at all. Our dining table was unnecessarily austere, pride for breakfast, salted, not sweet, and milk to drink, bread and butter. Nothing delicious for breakfast. I tasted bacon for the first time in my life at the age of nearly 10. It is true that twice a week we had at the end of breakfast one piece of toast spread with a thin layer of that dangerous luxury, jam, but of course not butter too. Butter and jam on the same bite of bread would have been unheard of indulgence, a disgraceful orgy. The queer thing is that none of us like it to this very day. Old habits die hard, but these two glamorous jam days have permanently colored my constipation of Sundays and Wednesday, which are both lovely dark days. Of the two, however, Wednesday at school being also drawing class day is much reader of the two. I can't help but remember that the other day Sunday's jam color has been considerably pulled down by the necessity of going to be crunch. अच्छा, चलिए यहाँ पे अब उसके जो है क्वेश्चंस दे रखे हैं, चलिए उनके क्वेश्चंस के आंसर को करते हैं. इन द राइटर्स ओपिनियन हिज मदर वाज, क्या थी? अ वाइल्ड जीनियस, अ डिक्टेटर एट द डाइनिंग टेबल, अ सिंपल बट सेंसिबल वुमेन, वेरी गुड एट कुकिंग. हाँ, तो देखो दोस्तों, वो वेरी गुड जो थी कुकिंग में थी, बिल्कुल सही है यहाँ पे. फॉर वेरी ब्रेकफास्ट बी गॉट, कैसा होता था उसका ब्रेकफास्ट? डिलीशियस फूड टू इट, नहीं ऐसा नहीं था. वेरी सिंपल फूड, हाँ ये तो लिखा था कहीं पे. टेस्टी, ये भी लिखा हुआ था. टोस्ट, एग एंड बेकन. दोस्तों देखिए, जो उसका ब्रेकफास्ट होता था तो वो क्या होता था, वेरी सिंपल तरीके का होता था. फिर क्या लिखा हुआ है? स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ट्वाइस अ वीक चिल्ड्रन गॉट बटर्ड टोस्टेड विद जैम. मदर सा वेरी इंडulgent इन फीडिंग हर चिल्ड्रन. अच्छा, ए इज़ राइट बट बी इज़ रॉन्ग. नहीं, इसमें तो मुझे ना तो ए सही दिख रहा है ना ही बी सही दिख रहा है. ऐसा तो कुछ कहा नहीं गया था, क्योंकि बटर टोस्ट नहीं था, लेकिन हाँ जैम वाला था तो वो तो था. और जो उनकी जो मदर थी वो खाने पीने में इस तरीके की नहीं थी, वो तो खुद बहुत बढ़िया कुक थी. बी इज़ राइट, ए इज़ रॉन्ग, ये भी गलत है. बोथ ए एंड बी राइट, नहीं दोनों सही नहीं, दोनों गलत हो जाएंगे. तो बी, बोथ बी ए एंड बी आर रॉन्ग, ये सही हो जाएगा यहाँ पे. चलिए फिर देखिए, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट. अच्छा भाई, चलिए 89 को पढ़ते हैं. From what the family seemed that it was built to do family, the children could not develop the taste for buttered bread and jam. The writer did not enjoy going to church on Sunday. अच्छा, तो यहाँ पे देखिए क्या है, A is right and B is wrong. अच्छा, B is right and A is wrong. अच्छा, B is right and C is wrong, C is right and B is wrong. अच्छा दोस्तों देखिए, इसमें बी जो है वो सही हो जाएगा और पहला जो है वो गलत हो जाएगा. ये ऑप्शन यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा, बिल्कुल सही हो जाएगा. 90 नंबर देखिए. दीज टू ग्लैमरस जैम डेज द अंडरलाइन वुड मीन्स द सेम एज. अच्छा, ऑर्डिनरी, एक्साइटिंग, ग्लैरिंग या मीडियम. दोस्तों ये जो जैम डेज थे उसके लिए, जो सप्ताह के जो 2 दिन थे वो उसके लिए बहुत ही ग्लैरिंग थे. ठीक है, कैसे थे? जो ग्लैरिंग थे, तो इसीलिए वो 2 दिनों का इंतज़ार करता था, एक तो संडे का और एक वेडनेसडे का. वेडनेसडे जो था उसका स्कूल में भी कलर वाला डे था, और बाकी संडे तो उसके लिए था ही. तो दोस्तों देखिए, आज के जो हमारे 50 क्वेश्चन थे, ये इंग्लिश और जीएस के, ये कंप्लीट हो गए. और आपकी जो आज की इंग्लिश और जो जीएस थी, दोनों बहुत अच्छे लेवल के थे, बहुत ज़्यादा हार्ड या ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इजी नहीं है, मॉडरेट लेवल का पेपर था. ऐसा ही पेपर लगभग आपको देखने को मिलेगा, ये श्योरिटी है. और रही बात आपकी
तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें, और जो भी दोस्त नए हैं वीडियो को देखते हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, देखिए सभी से रिक्वेस्ट है कि दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।